नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। तो रोज़ की तरह आज भी हम हाजिर हैं आप सभी के सम्मुख डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां और क्या क्या प्रमुख खबरें रहीं, उसकी व्याख्या को, और आगामी परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसा ही वीडियो आप हमेशा चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को लाभ मिल सके जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कब होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उनके शपथ के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया है जो कि जनवरी माह में होता है और रविवार के दिन होता है। जनवरी में 20 तारीख को होता है। तो यदि रविवार पड़ गया तो वो 21 जनवरी को चला जाता है। तो आज के प्रश्न का पहला आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो है 20 जनवरी। पेन काम नहीं कर रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए काम कर रहा है। तो देखते हैं। तो जो अभी आप लोगों को पता होगा कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उसमें जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप जी जो है, डोनाल्ड ट्रंप, ये रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं अमेरिका के। 1933 के संविधान संशोधन के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ होगा वो 20 जनवरी को होगा। यदि 20 तारीख को, महीने की 20 जनवरी को अगर रविवार पड़ जाता है तो 21 जनवरी को शपथ होता है। और वहाँ के राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी शपथ होगा। तो जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति के लिए नामित किए गए हैं, वो भी शपथ लेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच थोड़ा बहुत तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शक्तियाँ क्या होती हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उनके पास सीमित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, यानी जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति में निहित तो होता है पर वो उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो मुख्य रूप से औपचारिक भूमिका का निर्वहन करते हैं जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। जबकि वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करने वाले राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यकारी प्राधिकारी होता है। ठीक है। कार्यप्रणाली की बात करें तो जो यहाँ का राष्ट्रपति है यानी भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय को वो लागू करवाते हैं, मानते हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के तुलना में देखें, राष्ट्रपति के लिए देखें तो कार्यकारी निर्णय लेने का, अधिकारियों की नियुक्ति करने और स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी करने की स्वायत्तता होती है। यानी स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी जो है वो आदेश जारी कर सकता है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं यानी एमपी और एमएलए के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन होता है भारतीय राष्ट्रपति का।
और जो अमेरिकी राष्ट्रपति का होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, जहां नागरिक निर्वाचकों के लिए मतदान करते हैं जो फिर राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। तो एक निर्वाचक मंडल का वहां पर गठन किया जाता है। जबकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो संसद हैं और राज्य विधानसभा है, वहाँ के सदस्य जो है निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो उन निर्वाचक मंडल को हम लोग ही चुनते हैं, बशर्ते वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पदावधि की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है और किसी भी संख्या में पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बनना चाहे बन सकता है। लेकिन वहीं जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और एक अतिरिक्त कार्यकाल कुल 8 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। यानी 2 बार ही जो है पूरे जीवन भर में वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो है इस बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, इसके पहले भी रह चुके हैं जो बाइडेन के पूर्व। तो एक कार्यकाल उस समय पूरा हो गया था। अब ये जब दूसरा कार्यकाल शुरू होगा तो 4 साल के बाद फिर वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये रही बेसिक तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पर किस होगा, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के, अमेरिका के, इंडोनेशिया के और मालदीव के। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार हमारे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये रहे हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी, जो प्रबोवो सुबियांटो हैं, वो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जो कि 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में होगा। और जो नई दिल्ली पर जो है जो इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो 76वां गणतंत्र दिवस होगा और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो रहेंगे। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भी सुकर्णो जो है भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भारत आए थे। कुछ ऐसे भी वर्ष थे जिनमें कोई मुख्य अतिथि भारत आया ही नहीं, जैसे कि 1952 का, 1953 का, 1966 का और 1921 और 1922। और 1921 और 1922 तो कोविड-19 के कारण जो है कोई राष्ट्रपति जो है यहाँ पर नहीं आ सका। मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने और चयन करने की जिम्मेदारी जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की होती है। तो विदेश मंत्रालय जो है मुख्य अतिथि को किस देश के मुख्य अतिथि को बुलाना है उसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय को होती है। संबंधित देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों जैसे कारकों पर विचार करते हैं। तत्पश्चात मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री की मंजूरी लेता है। उसके बाद जो है निर्णय होता है, वहाँ से पूछते हैं कि आप आ सकते हैं कि नहीं। यदि वो कहते हैं कि हाँ हम आ सकते हैं, तब उसका निर्णय होता है कि हाँ बुला लिया जाए। जो भारत में पहली बार महिला मुख्य अतिथि के रूप में आई थी वो थी 1961 में यूके की जो महारानी थी एलिजाबेथ वो द्वितीय, वो जो है भारत आई थी। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है 1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। पाकिस्तानी मुख्य अतिथि भी यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद 1955 में यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान सरकार के मंत्री राणा अब्दुल हमीद जो है 1965 में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं। बराक ओबामा जी जो 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, ठीक है। और वहीं जो है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 1995 और म्यांमार की आंग सान सू की 1991 में भी भारत
के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं। और आपको बताते चलें कि नेल्सन मंडेला और म्यांमार की आंग सान सूकी को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इंडोनेशिया की अवस्थिति है वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रहा इंडोनेशिया। यहाँ से ये जो है, ये जो हल्का या डार्क पिंक कलर का कह सकते हैं, तो ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है मलय प्रायद्वीप पर है। तो मतलब यहाँ पर जो है दो संधियाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी? ये है, यहाँ पर एक संधि है, जल संधि, जो कि सुंडा जल संधि है, संधि के नाम से जाना जाता है, जो जावा सागर, ये जावा सी देख रहे होंगे, और यहाँ पर है हमारा हिंद महासागर, तो इन दोनों को जोड़ती है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि सुंडा जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो जावा सागर और ये हिंद महासागर, तो इंडियन ओशियन को ये दोनों को जोड़ती है। एक और जल संधि है जो कि मलक्का जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पर ये है, तो ये मलक्का जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इंडोनेशिया के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लीजिए। ये विश्व में दूसरे नंबर पर जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला केंद्र है। चूँकि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडोनेशिया जो है भूमध्य लाइन के जो है 0 डिग्री देशांतर के बीचों बीच पड़ता है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र है और सिनकोना का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में सिनकोना का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इंडोनेशिया में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए सरमन सान मुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सरमन सान मुगरत्नम जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं या सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, डेनमार्क के राष्ट्रपति हैं या मलेशिया के राष्ट्रपति हैं? तो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। आइए ये देख लेते हैं। ये रहे सरमन जी जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये जो है सिंगापुर, ये रहा सिंगापुर। तो ये मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं कौन है? लॉरेंस वोंग है। और 2024 के यूपी पीसीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ये कथन कारण के रूप में प्रश्न था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा था। इसकी अवस्थिति को देख लिया हम लोगों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट यानी 2025 WEF ने जारी किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। WEF का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बताना क्या है, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है, तो यानी कि गलत पूछ रहा है। गलत कौन सा होगा? तो हमारा
ये भी ऑप्शन सही है और ये भी, तो इसमें सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत न तो 1 है और न ही 2 है। व्याख्या देखें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? वैश्विक रोजगार के बारे में। और ये कब तक का रिपोर्ट जो है अनुमान लगाया है रिपोर्ट में? 2030 तक। प्रमुख रुझानों एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। 55 अर्थव्यवस्थाओं में से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक 78 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यानी कि नौकरियों में वृद्धि होगी, तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी, आर्थिक बदलाव एवं हरित परिवर्तन से रोजगार एवं कौशल पर प्रभाव पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का 5वां संस्करण जारी किया है। तो कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण, जो 2025-2030 की अवधि के लिए वैश्विक श्रम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता है। इसमें जो है इसका जारीकर्ता जो है अभी हम लोगों ने देख लिया है, विश्व आर्थिक मंच। इसकी आवृत्ति जो होती है, यानी ये रिपोर्ट जो है कितने वर्षों पर जारी होती है? तो अर्धवार्षिक होती है, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी होती है। उद्देश्य क्या होता है? उभरते श्रम बाजार के रुझान का विश्लेषण करें, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण होने वाले व्यावसायिक व्यवधानों को समझने के लिए भविष्य के लिए श्रमिकों और संगठनों को तैयार करने हेतु कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करें। तो इसका उद्देश्य है, यानी कि जो श्रमिक हैं और श्रमिक संगठन हैं, उनके लिए जो भविष्य में किस प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे उसे बताने का ये प्रयास करता है। WEF रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। उभरते क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार क्षेत्र में वृद्धि होगी? तो सबसे तेजी से उभरते क्षेत्र में फ्रंट लाइन रोजगार, यानी कृषि श्रमिक, डिलीवरी, देखभाल अर्थव्यवस्था, तकनीकी भूमिकाएं और ग्रीन ट्रांजिशन से संबंधित रोजगार शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कम प्रभाव वाले क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कैशियर, यानी बैंक में जो पैसा जमा करते हैं या किसी भी काउंटर पे, वो कैशियर, डाटा एंट्री क्लर्क, बैंक टेलर जैसी लिपिकी भूमिकाओं में काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भारत में भी डिजिटल इंडिया और हर देशों में भी डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की ओर। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि मैनुअल जो काम होता था, जैसे कि कैशियर का हो गया और डाटा एंट्री क्लर्क का हो गया, बैंक टेलर का हो गया इत्यादि, ये सब जो है, या लिपिकी हो गया, क्लर्क वाली जो नौकरी होती थी, इसकी भूमिका कम हुई है। इनको कम जॉब दिया जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। आप जाते हैं ATM से पैसे निकाल लेते हैं, UPI कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर देते हैं, तो वहाँ पर कैशियर की भूमिका कम होती जा रही है। तो ये कम प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। रोजगार का विस्थापन और सृजन, यानी रोजगार किस तरह विस्थापित होगा और उसका सृजन कैसा होगा? तो स्वचालन, यानी ऑटोमेशन, ठीक है। जैसे पहले कोई भी मशीन होती थी, जैसे कार ही आप देख लीजिए, तो कार है जो पहले मैनुअल चलती थी, हाथ से आप गियर लगा रहे हैं, पैर से ब्रेक दबा रहे हैं और हाथ से हैंडल घुमा रहे हैं, उसका स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है कि GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन लाया जा रहा है, ऑटोमेटिक कारें चल रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ऑटोमेशन। नवीकरणीय ऊर्जा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जो पारंपरिक ऊर्जा है उसके जगह पर हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जो प्रकृति पर निर्भर हो, ठीक है। तो उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, और जिसका क्षय न हो, ठीक है। में निवेश, वृद्ध होती आबादी के कारण रोजगार कम हो रहे हैं,
ठीक है, लेकिन नई तकनीक एवं मशीन प्रबंधन संबंधी भूमिकाओं में वृद्धि हो रही है। नई तकनीक कौन सी है? जैसे एआई आ गया, ठीक है, तो ये क्या है? नई तकनीक है। मशीन प्रबंधन, मशीन मैनेजमेंट में भी क्या है? एआई का उपयोग कर रहे हैं, लॉजिक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ रोजगार की वृद्धि हो रही है। धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण जो है वैश्विक स्तर पर 1.6 मिलियन रोजगार समाप्त होने की आशंका भी जताई गई है। तो ये बेरोजगारी की जो समस्या है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर 1.6 मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1.6 मिलियन रोजगार समाप्त होने की आशंका जताई गई है। तकनीकी उन्नति क्या है? डिजिटल पहुंच का विस्तार। अभी हमने देखा किस तरीके से हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति है। 60% नियोक्ताओं को उम्मीद है कि इससे वर्ष 2030 तक व्यवसायों का स्वरूप बदल जाएगा। उच्च कौशल की मांग वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सूचना प्रसंस्करण 86%, रोबोटिक्स तथा स्वचालन और ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हरित परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन समन अनुकूल प्रवृत्तियों से अक्षय ऊर्जा इंजीनियरों, पर्यावरण इंजीनियरों और इलेक्ट्रिक तथा स्वायत्त वाहनों के विशेषज्ञों जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ रही है। अभी देख रहे होंगे कैलिफोर्निया में लगभग 10 दिनों से आग लगी हुई है जिस पर काबू नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? पर्यावरण इंजीनियर की जो है मांग बढ़ रही है, यानी कि हमें ऐसे कौशल युक्त इंजीनियर चाहिए, व्यक्ति चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा कर सकें, जलवायु परिवर्तन से निपट सके, ठीक है। तो ये हरित परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। सांख्यिकी बदलाव, वृद्ध होती आबादी, कम होते कार्यबल से श्रम आपूर्ति प्रभावित होती है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ जाती है, जबकि निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते कार्यबल के कारण शिक्षकों तथा प्रतिभाशाली प्रबंधकों की मांग बढ़ जाती है। भू आर्थिक विखंडन जो है, भू राजनीतिक तनाव, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन अभी भी जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है, और मिडिल ईस्ट एशिया में देखें तो वहाँ पर भी ऐसी ही कमोवेश स्थिति बनी हुई है। व्यापार प्रतिबंध जो है 34% संगठनों में व्यापार मॉडल परिवर्तन को प्रेरित कर रहे हैं। व्यवसायों द्वारा अपने परिचालन को विदेश में स्थानांतरित करने और पुनः विदेश में हस्तांतरित करने की अधिक संभावना है। जैसा कि अभी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चीन से भारत शिफ्ट हो रही हैं। तो ये क्या है? हस्तांतरित हो रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव सुरक्षा भूमिकाओं में साइबर सुरक्षा कौशल की मांग को बढ़ा रहे हैं। और भारत से संबंधित निष्कर्ष इसमें देखें तो क्या है? भारत में एआई कौशल नामांकन में अग्रणी है। तो एआई कौशल नामांकन में कौन अग्रणी है? भारत अग्रणी है। तथा कारपोरेट प्रयोजन से जनरेशन एआई प्रशिक्षण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। भारत में नियोक्ता वैश्विक तकनीक अपनाने में तेजी लाने का लक्ष्य रखते हैं। 35% नियोक्ता सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के से तथा 21% नियोक्ता क्वांटम और एन्क्रिप्शन से परिचालन में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। भारत और उप सहारा अफ्रीकी देश आने वाले वर्षों में लगभग 2/3 नए कार्यबल की आपूर्ति करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख ली रिपोर्ट के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच जो है सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर एजेंडा को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को शामिल करता है। इसका आधार वर्ष 1971 में क्लास श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में स्थापित WEF ने हितधारक पूंजीवादी
पूंजीवाद की शुरुआत की, जो शेयर धारकों के लिए न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्यों पर जोर देता है। अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक मूल्यों पर जोर देता है। इसका विकास देखें तो वर्ष 1973 में WEF ने अपना ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया। इसने वर्ष 1975 में विश्व की अग्रणी 1000 कंपनियों के लिए सदस्यता की शुरुआत की। वर्ष 1987 में इसे विश्व आर्थिक मंच नाम दिया गया। इसका नामकरण कब हुआ? विश्व आर्थिक मंच 1987 में, जिससे संवाद के लिए एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। वर्ष 2015 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली। तो मान्यता कब मिली? 2015 में। इसका नाम विश्व आर्थिक मंच कब पड़ा? 1987 में। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच कुछ और भी रिपोर्टें जारी करता है, जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आदि भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ और भी सूचकांक जारी करता है। तो ये प्रमुख है। आपको एग्जाम की दृष्टि से जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस सूचकांक को कम से कम देख के जाए। और ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये भी कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खो खो विश्व कप का विजेता कौन है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 13 से 19 जनवरी के बीच जो है भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार खो खो विश्व कप हो रहा है। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा था, और इसमें विजेता भी जो है भारत रहा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ये नहीं कहा है कि महिला वर्ग या पुरुष वर्ग, क्योंकि 20 जो टीमें जो है पुरुष वर्ग की थी, ठीक है, और 19 टीमें जो है महिला वर्ग की थी। तो किसने जीत हासिल की? विजेता कौन रहा? तो महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में भारत जो है जीता है। और उपविजेता कौन रहा? नेपाल रहा। क्या ये दोनों में नेपाल रहा? तो हाँ, दोनों में विजेता भारत रहा, दोनों में उपविजेता नेपाल रहा। चलिए इसके आगे की ओर देखते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 दिल्ली में हुए पहले खो खो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम के बाद पुरुष टीम भी इतिहास रचने में कामयाब रही, जिसमें उन्होंने खिताबी मुकाबले में नेपाल की टीम को एक तरफा मात देते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। ठीक है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं सुधांशु मित्तल जी हैं। और खो खो जो है इस बार का जो हुआ 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। प्रतिभागी जो है इसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल थी। प्रबंधन इसका जो है टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण यानी भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका प्रबंधन देख रहा था। इसका शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। तो शुभंकर भी कभी कभी पूछ लेता है कि एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि खो खो पहले खो खो विश्व प्रतियोगिता में शुभंकर क्या था, तो तेजस और तारा था। ये रही महिला टीम और ये रहे पुरुष टीम, दोनों ने जो है खो खो का वर्ल्ड कप जीता है। तो दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई RGS की तरफ से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? हाल ही में इसके लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका पहला लॉन्च पैड 30 वर्ष पहले PSLV के लिए बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थित दूसरे लॉन्च पैड का बैकअप लॉन्च पैड के रूप में भी कार्य करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों जैसे गगनयान के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाना और अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रमों को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली पूरी तरह से 2 लॉन्च पैड्स पर निर्भर है, जिसमें पहला लॉन्च पैड 30 वर्ष पहले PSLV के लिए बनाया गया था, जो PSLV और SSLV के लिए लॉन्च सहायता प्रदान करता है। वहीं दूसरा लॉन्च पैड मुख्यतः GSLV और LVM-3 के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह PSLV के लिए स्टैंड बाई के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो स्टैंड बाई का मतलब कि जब ये काम नहीं करेगा तो वो काम करेगा बैकअप के रूप में। तो PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम है। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन व्हीकल, ये व्हीकल है, यानी जो आप इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो ये क्या है? व्हीकल है और सैटेलाइट इसके अंदर होता है। जब ये ऊपर जाता है तो वहाँ पर सैटेलाइट जो है स्थापित किया जाता है कक्षा में, जिस भी कक्षा में स्थापित करना हो। तो ये व्हीकल है। ठीक है, तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और भी देखिएगा, सर्च मारिएगा इंटरनेट पे। तो इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई और यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो ये जो है इसका आदर्श वाक्य है। तो हमें एज ए एस्पिरेंट ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो सही कथन पूछ रहा है। तो IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है, तो ये हमारा सही है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई, तो ये भी सही है। तो सही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा C। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो है वेस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के बारे में ही बात कर रहा है। तो वेस्टर्न घाट आप लोगों को पता होगा, भारतीय जो तट है वो इस तरीके से है कुछ। तो ये पूर्वी घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इधर का वेस्टर्न घाट है। हाँ, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए कि ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जो है वेस्टर्न घाट कहलाता है। और यहाँ पर जो ये तट है इन्हें हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये सह्याद्री है। तो ताप्ती नदी से यहाँ पर मांडवी नदी है, गोवा में मांडवी नदी जो है गोवा में जो बहती है। तो यहाँ से ताप्ती नदी से मांडवी नदी का जो तट है उसे हम कोंकण तट
या उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है। इसी को कोंकण तट भी कहते हैं। फिर उसके बाद मांडवी नदी से नीलगिरी पर्वत तक, नीलगिरी पर्वत तक, गिरी पर छोटा रहेगा, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत तक ये जो है मध्यवर्ती सह्याद्री, सह्याद्री कहते हैं। फिर नीलगिरी पर्वत से जो है कन्याकुमारी तक क्या है, ये दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्षिणी सह्याद्री। इसी को हम मालाबार तट भी कहते हैं। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये भ्रंशोत संरचना है, ठीक है। तो प्राचीन पेंजिया के पश्चिमी घाट जो है, इसका निर्माण जो है प्राचीन पेंजिया के गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होने के कारण हुआ था। इसलिए पश्चिमी घाट को भ्रंशोत संरचना कहते हैं, यानी ब्लॉक स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्लॉक स्ट्रक्चर का उदाहरण है। इसका पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र जो है तीक्ष्ण ढाल वाला कगार है। और पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है, यह भी हमने देख लिया। और ये एक सतत श्रृंखला के रूप में है। पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय क्षेत्र को सह्याद्री कहते हैं, यह भी हमने देख लिया। पश्चिमी घाट एवं सह्याद्री का क्षेत्रीय सीमांकन ताप्ती नदी का मुहाना, मांडोवी नदी का मुहाना, नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र और कन्याकुमारी को आधार मानकर किया गया है, ये भी देख लिए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है पश्चिमी घाट जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो है, यानी उत्तर किधर होगा, इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा और इधर साउथ होगा। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, जब इधर से इधर की ओर जाएंगे तो अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में विस्तारित है। जबकि उत्तरी वाला जो भाग है, उत्तरी भाग जो है लावा पठार से निर्मित है, तो जिसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। तो ये सब जो है कुछ स्टैटिक जीके हो गया वेस्टर्न घाट के बारे में। इसी से संबंधित हमारा प्रश्न था कि हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है, ठीक है। तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। तो ये दोनों कथन सही है। वेस्टर्न घाट के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया। अब चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो IUCN ने भारत के पश्चिमी घाट को लुप्त प्राय अलवड़ी जल की प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना है। अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक अलवड़ीय जल की 25% प्रजातियों के विलुप्त होने का उच्च जोखिम है, जिसमें पश्चिमी घाट जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। तो 4 हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट भी शामिल है। तो वहाँ पर 25% जैव विविधता के जो है पाए जाते हैं। IUCN की रेड डाटा सूची या लाल सूची में पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। इस सूची में पौधे और जानवरों की प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति का ब्यौरा देती है। तो यह सूची जो है जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, और जीव पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, तो इसके संरक्षण की स्थिति का ब्यौरा जो है IUCN देता है। रेड डाटा सूची में प्रजातियों को श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि विलुप्त, जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, कमजोर, निकट संकटग्रस्त, कम चिंताजनक, डेटा की कमी, मूल्यांकन नहीं किया गया। तो ये सूची जारी करता है। पानी के
रहस्य तंत्र हालांकि पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर सभी ज्ञात जनजातियां 10% का घर भी है पश्चिमी घाट। हालांकि वे खतरनाक दर से लुप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए रेड डाटा सूची में डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यह दुनिया का सबसे बड़ा और विविध पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। पीछे हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा 1964 से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट जारी की जाती है। तो कब से जारी की जाती है? 1964। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट बनाए रखती है तथा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है। सहयोग इसमें कौन कौन करता है? तो सरकारें करती हैं, गैर सरकारी संगठन यानी NGO, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ कार्य करता है। इसका मिशन क्या है? तो सतत विकास को बढ़ावा देना है, यानी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए भी बचाना। ये हो गया हमारा सतत विकास, तो उसको बढ़ावा देता है। विश्व भर में पर्यावरण नीतियों को प्रभावित करना। इसकी गतिविधियां देखें तो अनुसंधान आयोजित करता है, विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है और विश्व स्तर पर संरक्षण पहलों का समर्थन भी करता है IUCN। अब यहाँ पर साइट्स के बारे में देख लेते हैं। ये भी जैव विविधता से संबंधित है और वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। साइट्स का पूरा नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है, यानी खरीदना और बेचना। ये साइट्स के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1963 में IUCN की एक बैठक में की गई थी। यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। तो नामकरण वो जो है IUCN को देख लिया था 1948 में, और 1964 से जो है रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। तो वहीं जो है साइट्स जो है 1975 से लागू हुआ। ठीक है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सादा मैदान संबंधित है पूर्वी घाट से, सुंदरबन डेल्टा से, पश्चिमी घाट से, दक्षिण अमेरिकी जंगलों से। तो किससे संबंधित है? ये पश्चिमी घाट से। सादा की विशेषताएं और जैव विविधता। भौगोलिक विशेषताएं। सादा कोंकण क्षेत्र में सबसे समतल क्षेत्र है। तो अभी बताया मैंने, उत्तरी सह्याद्री को ही कोंकण कहते हैं। शताब्दियों के कटाव से बने हैं। ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यहाँ की दृश्यावली खड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं को समतल पहाड़ियों में बदल जाती है। मानसून में परिवर्तन। अधिकांश समय बंजर रहने के बाद सादा मानसून के दौरान बदल जाते हैं, जो सतारा जिले के कास पठार जैसे पठारी क्षेत्रों के समान है। तो क्वेश्चन अगर सादा मैदान से आ जाए तो पश्चिमी घाट को सादा मैदान कहते हैं। जैव विविधता यहाँ पर क्या है कि रत्नागिरी में एक जैव विविधता सर्वेक्षण में 459 पौधों की प्रजातियाँ, 31 सरीसृप प्रजातियाँ, 13 उभयचर प्रजातियाँ, 169 पक्षी प्रजातियाँ और 41 स्तनधारी प्रजातियाँ पाई गई हैं। इनमें से 105 पौधों की प्रजातियाँ कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं। पारिस्थितिक सेवाएं देखें तो क्या है? चट्टानी भूमि और खारे नालों से घिरे होने के बावजूद सादा की विशेष भूगर्भिक संरचना वर्ष भर ताजे पानी की आपूर्ति करती है, जो कुओं और झरनों और निरंतर बहने वाली धाराओं के माध्यम से उपलब्ध होता है। इसकी सांस्कृतिक महत्व और पारिस्थितिक महत्व देखें तो कृषि जो है, स्थानीय लोग मानसून के दौरान सादा के छोटे टुकड़ों पर चावल और मिलेट्स उगाते हैं। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है, चूँकि
इससे जो है वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी होता है। जल संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। स्थानीय समुदाय जल स्रोतों का संरक्षण करते हैं और इसे धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक नियमों के माध्यम से बनाए रखते हैं, जिनमें स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो भाई जैव विविधता का केंद्र है। वन जीवों के लिए आवास, सादा के जल निकायों में ताजे पानी के कछुए जैसे भारतीय फ्लैग सेल कछुआ, तेंदुए, लकड़बग्घे, गुलदार, बार्किंग डियर, प्रवासी पक्षियों जैसे जीवों के लिए आवास उपलब्ध होते हैं। खतरे और भूमि के उपयोग में बदलाव, विकासात्मक दबाव इस क्षेत्र में भूमि उपयोग की दिशा में बदल रही है और खुले मैदानों तथा कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्रों में बदल दिया जा रहा है। यहाँ विभिन्न विकास परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। खनन का खतरा, पत्थरों का खनन एक और उभरता हुआ खतरा है जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है। बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत इसके सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देता है और इसे और अधिक गिरावट के लिए संवेदनशील बना देता है। तो ये रहा सादा मैदान और पश्चिमी घाट के बारे में आपने देख लिया कि IUCN में शामिल हुआ है। हाल ही में फसल कटाई उत्सव बाघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो फसल कटाई उत्सव है। क्या है? फसल कटाई उत्सव, माघ बिहू। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब, केरल, असम, गुजरात। तो ये असम में मनाया जाता है। माघ बिहू असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। इसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार फसल की कटाई के अंत और असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो फसल की कटाई के अंत और असमिया नववर्ष जब शुरुआत होता है तो माघ बिहू मनाया जाता है असम में। यह त्यौहार जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। साथ ही क्या है, माघ बिहू के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। यह त्यौहार असम के प्रमुख उत्सवों में से एक है। यह त्यौहार असमिया संस्कृति के सार को दर्शाता है। यह त्यौहार असम की कृषि जड़ों की याद दिलाता है। इस त्यौहार में लोग अग्निदेव की पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा होती है? अग्निदेव की। इस त्यौहार में लोग भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यानी जो हमारे आराध्य हैं, ईश्वर हैं, इसमें लोग जो है आभार प्रकट करते हैं कि आपने प्रभु हमें बहुत कुछ दिया और आने वाले साल के लिए भी समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और आपने मुझे बहुत कुछ दिया और आने वाले समय में भी समृद्धि बनी रहे। तो इसकी जो है कामना होती है माघ बिहू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? 40 गीगावाट, 30 गीगावाट, 10 गीगावाट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 30 गीगावाट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में लगभग 30 गीगावाट के रिकॉर्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हासिल की है, जो 2023 में जोड़े गए 13.75 गीगावाट से 113% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा क्या है? जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया था मैंने कि जिसका क्षय न हो सके। अ का मतलब नहीं और क्षय मतलब समाप्त। तो जो न समाप्त होने वाला हो उसी को बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा में कौन कौन से आएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? भूतापी ऊर्जा हो गया, ये सब बायोमास ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है? अक्षय ऊर्जा है। यह वृद्धि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार का जो 2030 तक जो है अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कितना है? तो 500 गीगावाट। भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित हो। तो 2030 तक 40% जो है स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित हमारी ऊर्जा क्षमता स्थापित हो सके।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को अगले 6 वर्षों में सालाना औसतन 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ना होगा। तो यानी कि औसतन जो है 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ना होगा, तब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 2014 से भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में 18.48 गीगावाट की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 18.48। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक भारत में औद्योगिक ऊर्जा क्षमता 35.84 गीगावाट थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद जब सरकार ने केंद्र में सत्ता शक्ति का विकास किया, तो भारत ने 2023-24 में 18.48 गीगावाट की अधिकतम रचनात्मक क्षमता में वृद्धि दर्ज की। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी जिसका क्षय न हो। इसे लगातार नवीकृत किया जाता है। चलिए, हो सकता है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो आज के सेशन का। तो हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भाविका आहिरे ने, ईरा जाधव ने, निकी प्रसाद ने, सानिका चालके ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरा जाधव ने। देखते हैं इसके व्याख्या को। 14 वर्षीय मुंबई की सलामी बल्लेबाज ईरा जाधव अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जब उन्होंने रविवार यानी 12 जनवरी 2025 को अलूर में अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 346 रन बनाए। यह किसी भारतीय द्वारा यूथ लिस्ट में ए मैचों में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लीजेल ली के नाम पर है, जिन्होंने 2010 में एक घरेलू मैच में 427 रन बनाए थे। जाधव को पिछली महिला प्रीमियर लीग नीलामी में कोई नहीं खरीद सका था, लेकिन उन्हें मलेशिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारत की अंडर 19 T20 विश्व कप में स्टैंड बाय के रूप में शामिल किया गया है। तो ये रही ईरा जाधव। ठीक है, तो भारतीय बल्लेबाज जोमिना ड्रोगिन्स की प्रशंसक जाधव के तिहरे शतक और कप्तान हरले गाला के साथ दूसरे विकेट के लिए उनकी 274 रन की साझेदारी ने मुंबई को 3 विकेट्स पर 563 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया था। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग रोज देखते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आज का रहा, ये रहा एक्स्ट्रा पॉइंट। और आज हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे अभी IUCN देखा 1948 में बना, उसके 2 वर्ष पहले यूनिसेफ बना। ठीक है, तो पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। आप लोगों को पता होगा कि 39 से लेकर के 45 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला, और उस दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अनाथ हुए, किसी के पिता जो है शहीद हुए मरे और किसी के माँ मरी, तो जो बच्चे हुए और जो महिलाएं थीं वो उनकी स्थिति जो है दयनीय होती जा रही थी। तो उसी को देखते हुए यूनिसेफ का गठन किया गया 1946 में। 1950 में यूनेस्को के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया।
ठीक है। इसका विस्तार जो है 1950 में हुआ। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया। ठीक है। इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा लिया गया। ठीक। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। वित्तीय स्थिति यानी इसको वित्त कहाँ से मिलता है? ये काम तो करता है, लेकिन इस काम के बदले में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आता है? तो यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों यानी जो सरकारें हैं अलग अलग देशों की और निजी दाताओं जो इंडिविजुअल डोनर हैं उनके द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं। यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों या क्षेत्रों में मौजूद है। ठीक है। तो ये रहा आप सभी के लिए आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया है, और इस तरीके के न्यूज़ से जो है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम से आप हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के पास भी भेजें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। अभी जो है थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि अभ्यस्त नहीं हूँ। आने वाले समय में ये फ्लुएंसी बनेगी तो आपको और भी सुविधा होगी सुनने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।